हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को मेरे बचपन की गर्मी की छुट्टी कहानियों के एपिसोड में मैं अपने नानी गांव जो जाती थी उसकी कहानी का दूसरा भाग सुना रही हूँ। तो मैं अपने आज नाना जी के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे नाना जी पंडित जशोधर झा, स्वर्गीय पंडित जशोधर झा उनका नाम था। वो बहुत बड़े ज्योतिषी पंडित थे। तो उनके जीवन की कहानी भी कुछ अजीब है। ये सब खैर मैं अपनी माँ के मुंह से सुनी थी। जब वो छोटे थे, करीब 12 साल के थे, एकदम छोटे से ही उनको पूजा पाठ, सात्विक खाना, प्याज लहसुन नहीं खाते थे। ऐसा जीवन था उनका। 12 साल की उम्र में एक साधु की टोली आई थी गांव में। तो उस समय वो उन लोगों के साथ चले गए, फिर गायब भी हो गए। बता दूं इसके पहले कि 12 साल के उसी साल उनकी शादी हुई थी मेरी नानी से। मेरी नानी का नाम है कलावती देवी। वो जयनगर के पास, उनका जयनगर नेपाल का बॉर्डर, जो जयनगर, वहाँ की लड़की थी। तो मेरी नानी शायद कुछ 8 9 साल की थी, 8 साल की थी शायद, और ये कुछ 12 13 साल के थे। ये बताऊँ, ये बात है 1920 के 1917 18 की बात है ये। उस समय का समाज व्यवस्था बता रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। कुछ तो ऐसा भी था कि उस समय शायद ब्राह्मणों के घर में, हम लोग जैसे मैथिल ब्राह्मण हैं, लड़के ब्राह्मण जो होते थे बहुत ज़्यादा शादी करते थे। माने 3 4 शादियाँ कर लेते थे। सबको विदा करा के लाते नहीं थे। तो जैसे साल में घूम घूम के अपने ससुराल में जा के समय बिता के ऐसे ही बीतता था उनका। तो वो लोग भले ही बड़े ब्राह्मण होते थे, लेकिन धनी घरों में उनकी शादियाँ होती थी। तो वो जो लड़कियाँ फिर घर में रह जाती थी उनको कन्यादानी बोला जाता था। कन्यादानी लड़कियां बुला जाती थी। वो लड़कियां जो मायके में ही हमेशा रह जाती थी, जिसमें कुछ विधवा भी हो जाती थी, तो उन लोगों को बहुत सम्मान से रखा जाता था। घर में उनका बहुत ज़्यादा पावर होता था। उनको ज़मीन उमीन दे के बाद में घर के बगल में ही बसा दिया जाता था। तो वो फैमिली जब कंटिन्यू होता था तो उन लोगों को भगिनवान बोला जाता था। वो लोग बोले भगिनवान थे। जैसे किसी गांव के किसी के बारे में अगर बोलता था कि फलाने बाबू कौन थे, बोले वो डीही थे माने वो अपने पिता के बच्चे ऐसे ऐसे करके आए। लेकिन जो भगिनवान थे यानी उनकी माँ को बसाया गया था, तो वो लोग भगिनवान। तो मैं कहानी को दूसरी तरफ चली गई। इसके बारे में फिर कभी और बताऊंगी, ये बहु विवाह के बारे में। तो मेरे नाना जी वो चले गए। फिर कहाँ चले गए थे किसी को तो पता नहीं, लेकिन बाद में पता चला था कि हरिद्वार में थे। तो बहुत साल बाद, करीब 7 8 साल बाद, कोई उनको कोई बताता था कि वो मिले हैं वहाँ हरिद्वार में, साधु बने बैठे हैं। फिर एक बार घर वाले जाके उनको पकड़ के लाए। तो जब मेरी नानी वो जो शादी करके चले गए थे, उस समय में अशिक्षा ये सब तो बहुत था ना, और तो उतनी शिक्षित हुआ नहीं करती थी। तो मेरी नानी को बहुत बातें सुननी पड़ती थी घर में कि इसके आते ही मेरा बेटा चला गया। और नानी के घर में नानी की एक वही कन्यादानी ननद थी, वो भी विधवा। तो कन्यादानी ननद जो विधवाएं होती थी, जाहिर सी बात है उनका अपने से बहुत बड़े उम्र के लड़के से शादी कर दिया जाता था। फिर लड़का मर जाता था, फिर वो मायके में ही हमेशा रह जाती थी। तो उनके मन में बहुत कुछ भी तो ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं। विधवा माने उस समय की विधवा, एकादशी का व्रत करना, बाल काट दिए जाते थे, शुद्ध शाकाहारी खाना, सफ़ेद कपड़ा पहनना, आलता सिंदूर ये सब तो छोड़ ही दीजिए, कुछ भी सजावट ये सब कुछ नहीं। दिन में शायद अन्न एक ही बार खाते हैं, ऐसा कुछ था। तो छोटी छोटी लड़कियां ऐसे कन्यादानियाँ बड़े होते होते वो लोग हिंस्र हो जाती थी, मैंने फेरोसस। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने भाइयों की बीवी, उन लोगों पे जितना भी अत्याचार हो सके वो सब करते थे।
तो मेरी नानी बताई थी, नानी की वो जो कन्यादानी ननद थी, मसाला पीसने दी थी। सील लोड़ी होता है ना, जिसमें सील के ऊपर पत्थर रहता है, उस पर मसाला डाल के पीसते हैं। आजकल हम लोग मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन एक समय सील नहीं हुआ करता था, सील लोड़ी। अभी के बच्चे तो शायद जानते नहीं होंगे उसके बारे में। तो मसाला पीसने दिया गया था उनको, तो ठीक से पीस नहीं पाई थी, छोटी बच्ची 12-13 साल की, ठीक से जो हुआ नहीं करके, तो उनको सज़ा देने के लिए उनकी वो कन्यादानी ननद ने क्या किया, पत्थर, छोटे छोटे गिट्टी पत्थर होते हैं ना, उसके ऊपर उनका हाथ रख दिया गया और उसके ऊपर वो पैर दे के हाथ पे ऐसे कचड़ दी। आप कल्पना कर सकते हैं, जेल में जो 3rd डिग्री दिया जाता था, इस टाइप का अत्याचार घर में औरतों के साथ होता था। ये 1910, 15, 20, 30, 35 तक मैं सुनी हूँ इस टाइप के अत्याचार, कन्यादानी नंदों की अत्याचार 35-40 तक चला है। बाद में धीरे धीरे ये सब कम हुआ है। तो मेरी नानी को हाथ में पत्थर गड़ भी जाता था, कितना कष्ट, कितना हो। लेकिन आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा जिस औरत ने इतना तकलीफ़ दिया उसके मन में भी कितना क्रोध, कितनी हताशा, कितना वो। तो हमारा सामाजिक व्यवस्था कितना ख़राब था। अभी के समय में देखें तो औरतें कितनी आगे आ चुकी हैं, कितनी सफल हैं और कितना बेझिझक ज़िंदगी जीते हैं। वो ज़िंदगी जिसके बारे में सुन के ही हमारा दिल दहल जाता है, वो ज़िंदगी हमारे पूर्वजों ने जिया है। तो मैं अपने कहानी के बीच में जहाँ गई थी फिर वापस आ रही हूँ। फिर मेरे नाना जी वहाँ से आए, उनको पकड़ के लाया गया 7-8 साल बाद। फिर आए, फिर घर में फिर रहे। फिर मेरी माँ लोग 4 बहनें हैं, जैसा कि मैंने बताया। माँ लोग का भाई नहीं था। फिर अच्छे जीवन बिताए नाना जी मेरी, पूरा जीवन ज्योतिषाचार्य ये सब में और पूजा पाठ ये सब में बिताए। पंडित थे वो, शादी ब्याह भी करवाते थे। उनका प्रोफेशन ज़मीन जथा तो था ही, उसके बाद उनका प्रोफेशन यही था। अच्छा जीवन बीता। लेकिन मैं जब अपनी नानी को देखी हूँ, मेरी नानी जब थोड़ी बड़ी हुई, मेरी नानी ना थोड़ी झुक गई थी, झुकी हुई थी। बाद में नानी बोलती थी जाता में पीस के ना, उस समय अभी हम लोग आटा का पैकेट काटते हैं, आटा निकाल के रोटी बना लेते हैं। उस समय रोटी बनाना मतलब रोटी को गेहूँ को झाड़ो, झटको, फिर जाता में पीस के फिर जो आटा निकलेगा उसका तब जाके रोटी बनेगा। चावल है तो धान को उबालो, या अरवा चावल है तो ऐसे सुखाओ के फिर कूट के फिर छान को फिर चावल है, उसके बाद वो पकेगा, वो भी लकड़ी के आग में। तो मेरी नानी बोली इतना जाता पीसी है कि वो झुक गई है। तो मैं अक्सर नाना जी का नोक झोंक में देखती थी। नाना जी तो बहुत चुप थे, बहुत कम बात करते थे और खाते समय ना वो बात नहीं करते थे। वो ज़मीन में ही पीढ़ा, लोटा ये सब लेके खाने बैठते थे, लेकिन एक तो चॉक पेंसिल लेके बैठते थे। जैसे खाने समय उनको कुछ चाहिए तो उसमें वो ज़मीन में लिख देते थे, फिर वो उनको दिया जाता था। मैंने बात नहीं करते थे और ना ही पूजा करते समय वो बात करते थे। पूजा करते समय उनको कुछ चाहिए तो वो ताली बजाते थे, तो फिर कोई आएगा। मैंने बड़ा ही नियम से उन्होंने जीवन बिताया। 86 तक होते, उसके बाद पूरा जीवन बहुत अच्छे से, उनको कोई तकलीफ़ नहीं था। और थोड़े से प्रारब्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी थे कह सकते हैं। अपनी मौत के दिन वो सुबह ही, आप लोग को सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन सुबह ही उन्होंने मेरी नानी को बोल दिया था कि आंगन के सबको बच्चों को खिला उला दो, खाना बना दो, आज मैं चला जाऊंगा। और सही में दोपहर ढलते ढलते उनका प्राण निकल गया था। मैंने सुनने में कहानी जैसा ज़रूर लग रहा है ये, लेकिन ये बात एकदम सच है। पहले के लोग, जो लोग ज्ञानी, ईश्वर की आराधना ये सब में जीवन बिताते थे, उनके लिए बहुत कुछ अपने हाथों में होता था। अभी सब अनप्रेडिक्टेबल जैसे हम लोगों को लगता है सब कुछ, उन लोगों के लिए सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। तो उनकी मौत हुई जब वो 86 ईयर के थे, तब उनकी मौत हुई।
लेकिन मेरी नानी जब भी नोक-झोंक होता था उनके साथ, तो हमेशा इस बात का ज़िक्र करती थी कि वो छोड़ के जो जीवन के शुरू में चले गए थे और उसके बाद उनकी ननदें या जो भी घर में उनको कष्ट दिए या बहुत बात सुनना पड़ा, वो जीवन के अंत तक वो उस बात का उलाहना नाना जी को देती थी। लेकिन नाना जी, मैं बड़े आश्चर्य से बता रही हूँ, कभी किसी बात का जवाब नहीं देते थे और ना ही लगता था उनको कि उनको गुस्सा आ रहा है या बुरा लग रहा है। शायद वो भी फ़ील करते थे कि उन्होंने गलती की। तो ये था मेरे नाना जी के मरने के करीब 10-12 साल बाद मेरी नानी गई। नानी जब गई तब नानी का जीवन थोड़ा अजीब रहा। नानी की काफ़ी तकलीफ़ें हो गई थी और अंत समय में उनकी स्मरण शक्ति भी चली गई थी। वो खाना खा के भूल जाती थी। फिर जैसे कि कोई आए बात करे, कौन हो तुम, ऐसे पूछती थी। उसी से थोड़ी देर पहले बात करती थी, फिर उसी को, माने थोड़ा अंत उनका अजीब रहा। जैसे जीवन का अंतिम समय हर एक का कुछ न कुछ होता है जो लोग जीते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी उम्र तक जी थी। अबाव 80 को तो थी, 85-90 हमको लगता है, 90 तक थी वो, 89 या 90 उनका एज था तब हो गई। तो ये तो था मेरे नाना जी नानी जी के बारे में कहानी। मेरे नानी के गांव के और भी कुछ अच्छी यादें भी मेरी स्मृति पटल पे है, जो मैं आप सबको फिर कभी बताना चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।